नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम एक बार पुनः आपका इन फोकस सिविल एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना की बात करने वाले हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना है क्या। टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले मैं जरा आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले की क्लास में उत्तर प्रदेश का एक तरीके से परिचय हो चुका था, उसकी सीमाओं के बारे में हमने बात कर लिया था, ये भी बात कर ली थी कि कितने उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अलग अलग राज्यों से सीमा साझा करते हैं। हमारा जो इसका पिछला वीडियो था बहुत ही बेहतरीन वीडियो था, उसमें मैंने एक एक जिले को अलग अलग राज्यों से सीमा साझा करते हुए मैंने दिखाया है और विथ कोड के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें मैंने याद करने के तरीके को भी बताया है। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना की बात करने। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना की बात करें उससे पहले जरा ये समझ लें कि आखिर भौतिक संरचना होती क्या है। किसी भी चीज की भौतिक संरचना में हम बेसिकली पढ़ते क्या हैं। तो भौतिक संरचना का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो दिखता कैसे है, मतलब कहां पर इसमें पर्वत दिखता है, कहां पर इसमें पठारी क्षेत्र दिखता है और कहां पर इसका मैदानी क्षेत्र दिखता है। यही उत्तर प्रदेश की क्या रहेगी, भौतिक संरचना रहेगी। और उत्तर प्रदेश में नो डाउट कुछ पर्वत भी हैं। उत्तर प्रदेश में एक विशाल गंगा यमुना का मैदान भी स्थित है और उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट आपका पठारी क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम यही देखेंगे आज के वीडियो में कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र है तो उसकी विशेषताएं क्या हैं, उत्तर प्रदेश का कुछ जो है आपका मैदानी क्षेत्र है उसकी अपनी विशेषताएं क्या है, पठारी क्षेत्र की अपनी विशेषताएं क्या है। अगर हम कंप्लीट उत्तर प्रदेश को भौतिक संरचना की बात करें तो भौतिक संरचना के अंतर्गत जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये देखो मैप आपके सामने है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में बच्चा यहां पर एक सेकंड, उत्तर प्रदेश की अगर उत्तर दिशा में हम बात करें तो शिवालिक पर्वत है, हिमालय का पार्ट है शिवालिक पर्वत और ये उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए फिर आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि उत्तर दिशा में ये क्या है, शिवालिक पर्वत है जो कि हिमालय का सबसे बाह्यतम श्रृंखला है, बाहरी श्रृंखला है। ये आपकी शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। यहीं से उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है और आप देखेंगे कि शिवालिक पर्वत के बिल्कुल पट्टी लगी हुई जो पट्टी है, ये वाली पट्टी जिसको मैंने इस साइड, ये वाला, ये जो पट्टी है आपकी, ये जो लगी हुई पट्टी है, ये जो पट्टी है जो पर्वत से बिल्कुल लगी हुई पट्टी है, इसको बेसिकली भाभर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाभर। इसको हम क्या कहेंगे, भाभर क्षेत्र कहेंगे, इसको हम भाभर क्षेत्र कहेंगे। और भाभर से बाहर की जो पट्टी लगी है दक्षिण की तरफ जैसे चलते हैं तो ये हमें मिल जाती है तराई। क्या मिल जाती है बच्चा, तराई पट्टी मिल जाती है, ठीक है ना। ये तराई है और तराई के जैसे नीचे आते हैं ये वाला क्षेत्र, गंगा यमुना का ये मैदान मिल जाता है। यहां पर गंगा और यमुना नदियां बहती हैं, उनके द्वारा जलोढ़ मृदा लाई जाती है और उसी के द्वारा फिर ये इतना मैदान का निर्माण किया गया है। ये यहां से यहां तक का ये उत्तर प्रदेश का मैदान है जिसे गंगा यमुना के मैदान के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण में चलेंगे तो आपको ये दक्षिण का पठार मिल जाता है जिसमें से कुछ पार्ट आपका बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, कुछ पार्ट आपका बघेलखंड के अंतर्गत आता है और ये कुछ पार्ट है बिंद क्षेत्र। यहाँ पर बिंद पर्वत की श्रृंखलाएं कैमूर के नाम से जानी जाती हैं, वो यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो कुल मिला के ये पठारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का ये मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र देखो, शिवालिक पर्वत श्रृंखला से जो लगी हुई पट्टी है उसे भाभर पट्टी कहते हैं। उसके दक्षिण में जैसे अब चलेंगे तो उसमें तराई पट्टी मिलेगी और इसके बाद फिर आपका गंगा यमुना का मैदान मिलता है। और फिर साउथ में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के ये वाला इलाका जो बुंदेलखंड, बघेलखंड और बिंद वाला क्षेत्र जो आपका सोनभद्र वाला क्षेत्र है, ये कंप्लीट उत्तर प्रदेश की पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ उत्तर प्रदेश का पठार है और उत्तर प्रदेश का ये जो पठारी क्षेत्र है ये प्राचीन गोंडवाना लैंड की चट्टानों से निर्मित है, ठीक है ना। जबकि ये वाला जो क्षेत्र है आपका गंगा यमुना का जो मैदान है, ये क्षेत्र एलुवियल सॉइल से निर्मित है, अर्थात जलोढ़ मृदा से निर्मित है और जलोढ़ मृदा नदी के द्वारा ही लाई जाती है। और इसीलिए इस क्षेत्र की जो मृदा बनाई गई है वो बेसिकली गंगा यमुना के द्वारा लाए गए निक्षेप को जमा दिया गया है, जिससे यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हुआ है जिसे हम गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। इतनी बात समझ में मुझे लगता है आ गई होगी। इस तरीके से अगर हम भौगोलिक वितरण की बात करें उत्तर प्रदेश के तो इसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है।
एक तराई प्रदेश, जो ऊपर का प्रदेश है ये तराई प्रदेश, उसके बाद गंगा यमुना का मैदानी भाग, गंगा यमुना का ये पूरा मैदानी भाग हो गया, और उसके बाद दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये दक्षिण का आपका पठारी क्षेत्र। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को इन 3 सेगमेंट में हम डिवाइड करके देख सकते हैं। अब हम यहां पर मुख्य रूप से बात करेंगे एक एक की, कि सबसे पहले तराई क्षेत्र की बात करेंगे कि आखिरकार तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, उसकी अपनी विशेषताएं क्या हैं। फिर बाद में हम गंगा यमुना के मैदान की बात करेंगे, उसकी अपनी एक विशेषताएं होंगी और यही विशेषताओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर बाद में हम दक्षिण के पठारी क्षेत्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की, अर्थात हम इस पट्टी की बात कर रहे हैं, ये जो पट्टी यहां से यहां तक चली आई है ग्रीन कलर से मैंने जिसको शेडेड किया है, ये पट्टी तराई क्षेत्र कहलाता है। और याद रख लेना, कभी भी याद रख लेना एक चीज ज्योग्राफी में, कि पर्वत होता है, पर्वत का जो पदीय स्थल होता है ये, यहां पर बड़े बड़े कण पाए जाते हैं, मृदा के क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े कण पाए जाते हैं। और जैसे जैसे हम आगे चलते हैं इन कणों का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और जैसे आगे चलते हैं इन कणों का आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो पर्वत से लगे हुए क्षेत्र होते हैं ये वाले, जहां पर मिट्टी में कणों का आकार काफी बड़ा बड़ा होता है, इस क्षेत्र को भाभर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाभर कहा जाता है। भाभर के बाद जो क्षेत्र आपको मिलता है जहां पर मिट्टी के कण काफी छोटे होते हैं, इस क्षेत्र को हम तराई कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई कहा जाता है। और तराई के बाद का जो क्षेत्र होता है जहां मृदा के कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इस क्षेत्र को हम जलोढ़ का मैदान कहते हैं। यूपी में बेसिकली इसको जलोढ़, यूपी में आपको इसको क्या कहेंगे, जलोढ़ का मैदान, का मैदान, मतलब जलोढ़ मृदा के द्वारा निर्मित मैदान है ये वाला क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र आपको गंगा यमुना के मैदान के रूप में यहां पर जाना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम मेन अब बात करेंगे सबसे पहले तराई क्षेत्र की, यहां पर बात करने वाले हैं। तो तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है तराई क्षेत्र, यह भाभर पट्टी के दक्षिण में, देखो भाभर पट्टी है ना, ये पट्टी भाभर पट्टी है, इसके दक्षिण में यहां सहारनपुर से लेकर के, यहां बेसिकली आपका सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक विस्तृत है। ये कहां से कहां तक है, यहां सहारनपुर पड़ता है ये वाला क्षेत्र, और ये यहां से लेकर के यहां देवरिया वाला क्षेत्र पड़ता है, महाराजगंज, देवरिया, फिर बलिया, लास्ट यहाँ पर ये बलिया बन जाता है, जो नाक निकला है बलिया है। यहां तक ये पट्टी आई है पतली सी, और इस कंप्लीट पट्टी को बेसिकली हम तराई क्षेत्र कहते हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इसके बाद एक चीज यहां पर और देख लीजिए, जो ये तराई क्षेत्र है अधिक वर्षा प्राप्त करता है। जो हमारा ये तराई क्षेत्र है ये वर्षा अधिक प्राप्त करता है, और अधिक वर्षा प्राप्त करने के कारण ही ये तराई क्षेत्र है। याद रखना, तराई शब्द तर से बना है। तर का मतलब होता है जहां पर नमी खूब सारी पाई जाए, जो नमी से बिल्कुल क्या हो, भरा हो, उसे तर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का ये जो तराई वाला क्षेत्र है, होता क्या है, जब इधर से मानसून आता है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, यहां से जब मानसून आपका आता है, यहां से जब मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब इधर आता है, तो ये मानसून इन पर्वतों से, हिमालय की शिवालिक पर्वतों से क्या हो जाता है, टकरा जाता है। और टकराने के पश्चात ये पुनः ऐसे क्या होने लगता है, नीचे की तरफ लौटने लगता है, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ क्या होने लगता है, लौटने लगता है। और ये टकरा करके जब लौटा मानसून, तो ये इसके पास जितना भी पानी होता है वो अपने कंप्लीट पानी को इसी तराई क्षेत्र में क्या कर देता है, गिरा देता है। और ये प्रक्रिया पूरा यहाँ तक चलती है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया, यहाँ पानी ज्यादा बारिश होती है और धीरे धीरे ये बारिश यहाँ पर क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसीलिए देखोगे आप कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही हम पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और ज्यादातर पानी की बरसात यहीं पर हो जाती है तराई वाले क्षेत्र में। इसीलिए ये क्षेत्र नॉर्मल नम होता है, तर होता है, इसीलिए इसको तराई कहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो तराई क्षेत्र क्या है, ये अधिक वर्षा का क्षेत्र है, ये अधिक वर्षा का क्षेत्र है, और इसीलिए यहाँ पर दलदल पाए जाने की संभावना होती है। और आपने देखा होगा यहाँ पर पीलीभीत पड़ता है, पीलीभीत में तराई वाले क्षेत्र में ही दलदल है, और इसी दलदल से निकलती कौन है, गोमती नदी। कौन निकलती है, गोमती नदी। पीलीभीत के दलदल से ही तो निकलती है गोमती नदी, ठीक है ना। फुलहर झील, गोमती नदी वो दलदल ही है और वहीं से निकलती है, ठीक है ना। तो तराई क्षेत्र क्या है, अधिक वर्षा का क्षेत्र होता है। यहाँ पर दलदलों का क्या होता है, अक्सर निर्माण देखा गया है। इसके बाद जो तराई क्षेत्र होता है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या होता है बच्चा, हानिप्रद होता है। स्वास्थ्य की अगर दृष्टि से देखें तराई क्षेत्र को, थोड़ा हानिप्रद होता है। इसका रीजन ये है कि जो तराई क्षेत्र होता है वहां नमी ज्यादा रहती है, नमी की परसेंटेज ज्यादा होने के कारण बैक्टीरिया ज्यादा इंक्रीज होते हैं, और बैक्टीरिया के ज्यादा जहां इंक्रीज होते हैं वहीं पर बीमारियां ज्यादा
फैलती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जून जुलाई में खूब बारिश होती है, जून जुलाई, और उसके बाद अगस्त और सितंबर का जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा अगस्त सितंबर में खूब सारा डेंगू, मलेरिया, दुनिया की जितनी बीमारियां हैं सब आती हैं। उसका रीजन क्या होता है? नमी का एटमॉस्फेयर में ज्यादा होना। नमी जब होती है तो वो जो कंडीशन पैदा होती है वो वायरस और बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन पैदा होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा सितंबर और अगस्त सितंबर महीने में खूब सारी बीमारियां आपके सामने दिखाई देती हैं। उसी समय डेंगू आपको दिखाई देगा, उसी समय आपको बाकी अन्य जो बीमारियां हैं वो सारी दिखाई देंगी। उसी समय चिकनगुनिया भी आपको ज्यादातर दिखाई देगा। जितनी बीमारियां हैं सब उसी समय ज्यादातर दिखाई देती हैं। फिर जहां दीपावली जलती है अक्टूबर में कभी नवंबर में, वहां से ठंडक पैदा होने लगती है और ठंडक होने से बैक्टीरिया और वायरस की जो सर्वाइवल कंडीशन होती है वो अपोजिट हो जाती है। और फिर इसके बाद देखते हैं कि दीपावली के बाद बीमारियों का परसेंटेज कम होने लगता है। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि जनवरी में किसी को ज्यादा बीमारी हुई। जनवरी में बहुत कम लोग बीमार होते हैं, दिसंबर में बहुत कम लोग बीमार होते हैं, फरवरी में बहुत कम लोग बीमार होते हैं। क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर, ये जो मौसम होता है जनवरी फरवरी दिसंबर का, ये कोल्ड सीजन होता है इस टाइम पे, और ये बैक्टीरिया और वायरस के सर्वाइवल कंडीशन से अपोजिट होता है। और इसीलिए दुनिया की सारी जो बीमारियां होती हैं इंसान में, वो या तो न्यूट्रिशन की कमी से हो जाती हैं, और या तो सबसे ज्यादा होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो पैथोजन से होने वाली होती हैं, अर्थात सूक्ष्म जीवों से होने वाली होती हैं। और सूक्ष्म जीवों से तभी होंगे जब सूक्ष्म जीव ज्यादा एक्टिव होंगे। और सूक्ष्म जीव ज्यादा एक्टिव कब होंगे? जब उनके हिसाब की कंडीशन मिलेगी। उनके हिसाब से कंडीशन कब अच्छी होती है? तो अलग अलग जीवों के हिसाब से मोस्टली अलग अलग कंडीशन देखी जाती है, लेकिन ज्यादातर ये जो जीवों की कंडीशन है ये बरसात के बाद का जो महीना होता है वहां ज्यादातर, क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर में नमी होती है। ठीक है ना? तो याद रखना कि तराई क्षेत्र जो होते हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से सदैव क्या होते हैं? हानिप्रद होते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा इस क्षेत्र में मलेरिया की ज्वर सबसे ज्यादा आपको दिखाई देते हैं। मलेरिया, मच्छर इसी समय ज्यादा पैदा होते हैं ना। जब मच्छर ज्यादा पैदा होगा तभी तो मलेरिया होगा भैया। ठीक, तो मलेरिया की दृष्टि से आपको इस तरफ ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक चीज और याद रख लेना, तराई क्षेत्र होता है, वर्षा अधिक होती है, पानी की मात्रा अधिक होती है। इसलिए ये जो क्षेत्र होते हैं ये धान तथा गन्ना के बड़े पैमाने पर कृषि करने के योग्य होते हैं। तराई क्षेत्र में धान और गन्ना बड़े स्तर पर की जा सकती है। ठीक है ना? और इसके दक्षिण में गंगा यमुना का मैदान स्थित है। किसके दक्षिण में? तराई का जो पट्टी है इसके दक्षिण में कौन सा मैदान स्थित है? आपका गंगा यमुना का मैदान स्थित है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तराई क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो तराई क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिप्रद होता है, ये बात समझ में आ गई। और क्या बात समझ में आ गई? तराई क्षेत्र जो है भाभर पट्टी के जस्ट दक्षिण में जो स्थित होता है वो आपका तराई क्षेत्र ही होता है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और अब देखेंगे गंगा यमुना के मैदान की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? गंगा यमुना के मैदान की बात करेंगे। तो गंगा यमुना के मैदान की बात की जाए भाई, गंगा यमुना का मैदान बहुत महत्वपूर्ण मैदान है भारत के लिए। ठीक है ना? आज उत्तर प्रदेश की आबादी पूरी देश में सबसे ज्यादा है, उसका सबसे बड़ा कारण है गंगा यमुना का मैदान। ठीक है ना? गंगा यमुना का मैदान, चूंकि इस मैदान में हर प्रकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखो ये आपका जो मैदान दिख रहा है जिसको मैंने विदाउट शेड मतलब कोई शेडेड नहीं किया, ये आपका गंगा यमुना का मैदान है जो कहाँ है? तराई पट्टी के जो कहाँ है भाई साहब? तराई पट्टी के आपका दक्षिण में स्थित है। जो तराई पट्टी के दक्षिण में स्थित है, ये तराई पट्टी है और इसके दक्षिण में स्थित है गंगा यमुना का मैदान। तराई पट्टी के उत्तर में क्या है? भाभर प्रदेश है। भाभर के उत्तर में क्या है? शिवालिक की श्रृंखलाएं हैं। ठीक है ना? आपसे पूछा जाए गंगा यमुना के दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र स्थित है। ये सीरियल सेट करने के लिए आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो आपको ये इस चित्र को देख करके ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, अब ये गंगा यमुना का मैदान है तो सिंपल सी बात है किस चीज से बना है? ये गंगा तथा उसकी सहायक नदियां, यमुना तथा उसकी सहायक नदियां के द्वारा लाए गए मृदा से, जो जलोढ़ मृदा होती है, नदियां जो मृदा बहा करके जो नदी मृदा लाती है अपने साथ, ऐसी मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है ना? एलुवियल सॉइल कहते हैं। और ये जब निक्षेपित हो जाती है तो एक तरीके से उसमें कृषि कार्य होने लगता है। ठीक है ना? तो ये जो मैदान है वो गंगा यमुना तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट हमको ये समझ में आ गया कि जो गंगा यमुना का मैदानी भाग है
वो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बना है। किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना है। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि ये बताइए कि गंगा यमुना का जो मैदान निर्मित है वो किस प्रकार की मृदा से निर्मित है, तो आप कहेंगे जलोढ़ मृदा से निर्मित है। और याद रखना, दुनिया में कोई भी मैदान होगा अगर वो नदी के द्वारा निर्मित है तो वो मैदान आपका बेसिकली वहां जो मिट्टी पाई जाएगी वो कैसी मिट्टी पाई जाएगी? वो जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है, एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। इसके बाद यहाँ की जलोढ़ मृदा, जो यहाँ पर जितनी भी कंप्लीट जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक बांगर और दूसरा खादर। याद रखना, बांगर वो जलोढ़ मृदा होती है जो पुरानी होती है। बांगर किस जलोढ़ मृदा को कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, जहां पर नदी का पानी, जब नदी बढ़ती है अपने फ्लड में आती है तो वहां तक नदी का पानी नहीं पहुंच पाता। काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपका जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बागर। याद रखना, ये बांगर लिखा है। एक होता है भाभर। भाभर मैंने कहा था ये पट्टी है, जो पर्वत से बिल्कुल लगी हुई पट्टी होती है वो भाभर होती है। ये बांगर और खादर, ये दो टाइप हैं किसके? जलोढ़ मृदा के। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बांगर और खादर ये जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हैं। अच्छा, जो जलोढ़ मृदा बिल्कुल नई नई होती है, जैसे नदी इस साल बाढ़ी और उसने जो मिट्टी लेके आई, तो ताजी ताजी जो मिट्टी लेके आई वो मिट्टी जहां जम गई, इस मिट्टी को हम क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। और 2-4 साल पहले से जो जमी है पुरानी, थोड़ा ऊंचाई वाले जगहों में मिट्टी, ऐसी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। अगर बांगर और खादर में उत्पादकता की दृष्टि से देखा जाए कि कौन सी मृदा ज्यादा अच्छी होती है, तो याद रखना खादर मृदा ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू बांगर के। ठीक है ना? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। तथा नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ये बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस जो मैदान है, इस मैदान को कई उप विभागों में, यहाँ पर कई उप विभाग लिखना चाहिए था, कई उप विभागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। मतलब एक कंप्लीट मैदान जो आपके सामने ये बना है, ये कंप्लीट मैदान है, इसको कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो जरा देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के ये जो मैदानी क्षेत्र है इसको कितने छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो नदियों के आधार पर डिवीजन किया गया है। दोस्तों, इस मैदान को, जो गंगा यमुना का मैदान है, इसे कई उप विभागों में विभाजित किया गया है। अब देखते हैं कि इसको कितने उप विभागों में विभाजित किया गया है। ये जो गंगा यमुना का कंप्लीट मैदान आपके सामने दिख रहा है, इसे नदियों के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कि वो अलग अलग पार्ट कौन से हैं। तो वो बच्चा, ये अलग अलग पार्ट आपके सामने आ गए हैं। जैसे ये देखो, ये जो नदी है मोटी सी जो दिख रही है, ये गंगा नदी है। अगर मैं इस नदी को ड्रा कर दूं, इस नदी को मैं ड्रा कर दूं रेड कलर से, तो याद रखिए ये जो नदी है आपकी, ये जो नदी है ये गंगा नदी है। ठीक है ना? ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी आपका बिजनौर वाले क्षेत्र से इंटर करती है और ऐसे प्रवाहित होते हुए गाजीपुर और बलिया से सीमा साझा करते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना? उसके बाद ये जो नदी आपकी दिख रही है, ये आपकी नदी यमुना नदी है। यमुना नदी आती है इस तरीके से दिल्ली हरियाणा से होते हुए आपका उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज के पास, इलाहाबाद में प्रयागराज में बेसिकली ये संगम में यमुना नदी में, गंगा नदी में मिल जाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो गंगा नदी और यमुना नदी, इसके जो बीच का ये जो जमीन है, ये जो क्षेत्र है, इसे याद रखना गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। सिंपल एक चीज मेरी बात समझ लीजिए कि दोआब का मतलब क्या होता है? आब का मतलब होता है पानी, और दोआब का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो दो पानी से घिरा हो। अर्थात एक नदी इधर से जाए, एक नदी इधर से जाए, तो ये जो बीच का क्षेत्र होगा इसे सामान्यतः हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। इस क्षेत्र को सामान्यतः क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। अब ये दोआब का नाम कैसे दिया जाता है? नदियों के हिसाब से। अगर ये नदी गंगा है और ये नदी यमुना है, तो ये जो दोआब कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? गंगा यमुना का दोआब कहलाएगा। और ये मैदान ही होते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरीके से मैदान ही तो पार्ट है। मैदान ही पार्ट में तो ये सब निर्मित है। तो आपने देखा कि गंगा और यमुना के बीच ये एक दोआब है। इस कंप्लीट जो आपका मैदानी क्षेत्र है, इसको कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। सबसे पहले गंगा यमुना का दोआब। कोई पूछे गंगा यमुना का दोआब कहाँ स्थित है? तो गंगा और यमुना के बीच में स्थित है।
ठीक है ना। फिर आपका देखना यमुना नदी है और इसके बगल में आपका ये नदी जो आपके आ गई सामने, ये नदी है रामगंगा नदी, ठीक है ना। रामगंगा नदी भी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अभी मैं नदियों के बारे में एक डिटेल पे बताऊंगा। और कन्नौज के पास ये जो है आकर के गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से गिनी जाती है, ठीक। और अच्छा, ये आपका रामगंगा और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो जमीन है, इसे रुहेलखंड का दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? रुहेलखंड का दोआब कहते हैं। रुहेलखंड क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, इसे रुहेलखंड कहा जाता है। अगर मैं रुहेलखंड की क्षेत्र की बात करूं तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, वो क्या कहलाता है? रोहेलखंड कहलाता है। ये जो क्षेत्र है बच्चा रोहेलखंड कहलाता है। ये जो क्षेत्र है उसको रोहेलखंड कहते हैं। ये जो क्षेत्र है उसको बुंदेलखंड कहते हैं। इसको क्षेत्र को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड कहते हैं। और बुंदेलखंड से लगा हुआ बिल्कुल दक्षिण में, जिसमें मध्य प्रदेश का पार्ट ज्यादा, उत्तर प्रदेश का केवल इलाहाबाद वाला थोड़ा क्षेत्र आता है और मिर्जापुर की एक छोटी सी तहसील, ये कंप्लीट क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? बघेलखंड कहलाता है। अभी मैं हालांकि भौतिक प्रदेश आपके उत्तर प्रदेश के बताऊंगा, उनको अलग अलग डिवीजन किया गया है, जिसमें रोहेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रोहेलखंड, पूर्वांचल, किस तरीके से डिवीजन किया गया है वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि गंगा नदी और रामगंगा नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रोहेलखंड का दोआब कहा जाता है। अच्छा, एक नदी आपने देखा होगा ये बह रही है, इस नदी का नाम है गोमती, जो कि पीलीभीत में एक दलदल से निकलती है और इस दलदल में एक झील स्थित है जिसका नाम है फुलहर झील। फुलहर झील से निकलती है पीलीभीत से, और इस नदी का नाम है बच्चा गोमती नदी। ये गोमती नदी ऐसे प्रवाहित होती है होते हुए गाजीपुर में, यहाँ पर गाजीपुर पड़ता है चंदौली से नीचे, ठीक है ना। गाजीपुर में जो है ये आपका किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो गोमती नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है ना। अच्छा, गोमती नदी और गंगा नदी का जो बीच का क्षेत्र है कहलाता है, इसे गंगा गोमती का दोआब कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गंगा गोमती का दोआब कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक नदी आपने देखा होगा, ये नदी है, ये नदी बच्चा घाघरा नदी है। ये नदी कौन सी है? घाघरा नदी है। और आगे चल के इस तरीके से देवरिया से ऐसे बिहार की तरफ प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। ये नदी कौन सी है? घाघरा नदी है। और घाघरा नदी और गोमती नदी के बीच का क्षेत्र गोमती घाघरा का दोआब कहलाता है, तथा घाघरा नदी के जो बाद बचा जो क्षेत्र है, थोड़ा सा जो मैदानी क्षेत्र बचेगा आपका, ये ट्रांस घाघरा दोआब कहलाता है। देखो, कोई जब क्षेत्र हट के होता है, किसी मुख्य धारा से जब हट के होता है तो उसे ट्रांस बोल देते हैं। ट्रांस घाघरा क्षेत्र, ये किस नदी से हट के क्षेत्र है? ये आपका गंगा नदी से थोड़ा सा हट के है, इसीलिए इस बचे हुए क्षेत्र को क्या कह देते हैं? ट्रांस घाघरा दोआब कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है उसे कितने दोआबों में विभाजित किया गया है, तो उसे एक गंगा यमुना का दोआब, दूसरा गंगा गोमती का दोआब, ये वाला दूसरा गंगा गोमती का दोआब, तीसरा गोमती घाघरा का दोआब, आपका गोमती घाघरा का दोआब, ट्रांस घाघरा का दोआब, रोहेलखंड का दोआब। आगे पीछे लिख गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा। गंगा का दोआब, रोहेलखंड का दोआब, गंगा गोमती का दोआब, गोमती घाघरा का दोआब, ट्रांस घाघरा का दोआब। अब अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर भारत के जो मैदान में छोटे छोटे दोआब स्थित हैं, इनको आप पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम के सीरियल में सेट करिए, तो याद रखना सबसे पश्चिम में कौन है? गंगा यमुना का दोआब। सबसे पूरब में कौन है? ट्रांस घाघरा का दोआब। अगर मैं कहूं क्रम से सेट कर दीजिए, तो गंगा यमुना के दोआब के बाद कौन सा दोआब आता है? रोहेलखंड का दोआब। उसके बाद गंगा गोमती का दोआब, उसके बाद गोमती घाघरा का दोआब, उसके बाद कौन आएगा? ट्रांस घाघरा का दोआब, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप दोआब अर्थात उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग है उसे कई छोटे छोटे उप दोआबों में डिवाइड किया गया है। और ये उप दोआब कितने हैं? तो इनकी संख्या है बच्चा 5 छोटे छोटे उप दोआबों में इसको विभाजित किया गया है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली अगर मैं प्रमुख नदियों की बात करूं तो यही प्रमुख नदियां हैं। एक तो गंगा नदी हो गई, दिख रही है सामने, दूसरी यमुना नदी हो गई, ये दिख रही है सामने, रामगंगा नदी हो गई, ये है आपका रामगंगा नदी, ये वाली रामगंगा नदी है, शारदा नदी हो गई। शारदा नदी बेसिकली घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है ना। और घाघरा नदी हो गई और गंडक नदी हो गई। तो ये गंडक नदी भी आगे चल के देखेंगे, यहां से बिल्कुल गंडक नदी महाराजगंज से सीमा साझा करते हुए ऐसे निकल जाएगी। उत्तर प्रदेश और बेसिकली बिहार की सीमा बनाती है गंडक नदी, इसलिए गंडक नदी को भी हमने यहाँ पर शामिल कर लिया है। और इसके बाद
इसके अलावा जो आपका बाढ़ गंगा नदी है, चंबल, बेतवा, केन, ये सभी नदियां हैं जो इस मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इन सभी नदियों की चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन अभी आपसे सबसे पहले हम एक आगे दिखाते हैं। इसके बाद क्या होगा बच्चा, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद गंगा यमुना दोआब की क्या विशेषताएं हैं, हम उन विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं जरा सा। इस दोआब की अपनी क्या विशेषताएं हैं, जैसे यह दोआब गंगा व यमुना नदी, यह जो दोआब है, इसको पेन ले लिया जाए तभी काम करेगा। चलो, ये जो आपका दोआब है बच्चा, गंगा यमुना का जो दोआब है, यह गंगा व यमुना नदी के बीच स्थित है। गंगा यमुना का दोआब जो बेसिकली गंगा यमुना का दोआब है, इसको गंगा यमुना के दोआब को किन दो नदियों के बीच स्थित है, गंगा और यमुना के बीच स्थित है। यह जो गंगा यमुना का दोआब है अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा से निर्मित है, अर्थात सिंपल सी बात है, मैदानी क्षेत्र है, नदियों के द्वारा बनाया गया है। यह गेहूं उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी क्षेत्र है, मतलब यहाँ गेहूं सबसे अच्छा पैदा होता है, नो डाउट पैदा होगा, एलुवियल सॉइल है। इसका कुल क्षेत्रफल की मैं अगर बात करूं तो 60,500 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 60,500 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। यह लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। जो गंगा यमुना का दोआब है कितना है? लगभग 800 किलोमीटर। इनमें देखो सबसे बड़ा दोआब यही है, बाकी ये सब छोटे छोटे हैं। मैंने चित्र जरूर बना दिया है ऐसा कि गोमती बड़ा लग रहा है, बाकी ये सब छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ा दोआब आपका गंगा यमुना का ही दोआब है, इसीलिए मैंने उसकी विशेषताएं लिखी हैं, ठीक है ना। जो गंगा यमुना का दोआब लगभग 800 किलोमीटर लंबा है तथा 100 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। अच्छा, इस क्षेत्र में मुख्यतः नाभिकीय प्रतिमान वाले ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं, बिल्कुल सेंट्रलाइज बस्तियां पाई जाती हैं। किस क्षेत्र में? गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें से किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र की। थोड़ा सा दक्षिण के पठारी क्षेत्र की बात कर लें। देखो आपको ये चित्र में दिख ही रहा होगा, चित्र में आपको दिख ही रहा होगा, इसको हम यहां कर देते हैं। चित्र में आपको दिख ही रहा होगा कि ये भाई साहब, ये जो है इतना कंप्लीट ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो है आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला है, जो विंध्य पर्वत का ही एक पार्ट है, जो एक तरीके से उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ गया है, जिसे कैमूर पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। देखो ये मिर्जापुर सोनभद्र से होते हुए आगे बिहार में रोहतासगढ़ तक बेसिकली ये जाती है श्रृंखला। अच्छा, इसी में देख रहे होंगे आप कि मिर्जापुर में ही कैमूर पर्वत श्रृंखला में ही एक मंदिर स्थित है। ये छोटा सा मंदिर है जिसे विंध्यवासिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कौन सा मंदिर? विंध्यवासिनी मंदिर। विंध्यवासिनी मंदिर खूब घूमने गए होंगे, ये मिर्जापुर में कैमूर पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद ये जो क्षेत्र है दक्षिण के पठारी क्षेत्र में, दक्षिण का जो उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक बुंदेलखंड का पठार और ये उसके बिल्कुल दक्षिण में एक छोटा सा पठार है, उसके पूर्व दक्षिण में ये छोटा सा पठार बघेलखंड का पठार है, जिसका मध्य प्रदेश में विस्तार ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम ही विस्तार है। तो हम इसमें अब देखने वाले हैं कि बुंदेलखंड पठार की अपनी विशेषताएं क्या हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन हैं, इन सब चीजों की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं, एक सेकंड कहां चला गया? आजा भैया। दक्षिण के मैं अगर पठारी क्षेत्र की विशेषताओं की बात करूं, इस क्षेत्र की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली विशेषता तो आपको यह देखनी है कि उत्तर प्रदेश का जो ये क्षेत्र है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये प्राचीन गोंडवाना भूभाग का ही हिस्सा है। जो प्राचीन गोंडवाना भूभाग है ये उसी का हिस्सा माना जाता है। दक्षिण का उत्तर प्रदेश का ये वाला पार्ट प्राचीन गोंडवाना भूभाग का हिस्सा माना जाता है, जो प्राचीन चट्टानों के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। इस पठारी क्षेत्र का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 45,200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, दक्षिण के पठारी क्षेत्र का। अच्छा, उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के खनिज धातुएं इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। जितनी भी धातुएं आपका खनिज धातुएं देखने को मिलेंगी वो सब इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अब मैदानी वाले क्षेत्र में थोड़ी ना कोई धातु मिलेगी आपको। अच्छा, इसी पठारी क्षेत्र में कैमूर तथा सोनापार की पहाड़ियां प्राप्त होती हैं। कैमूर पर्वत श्रृंखला आपको दिख ही रही है, इन्हीं में से छोटी छोटी श्रृंखलाएं सोनापार की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कैमूर पर्वत श्रृंखला की ही छोटी छोटी शाखाएं हैं, ठीक है ना। इस पठार का ढलान की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, मतलब ये जो ढलान है पठार का तो दक्षिण में उठा हुआ है और उत्तर की तरफ ये झुका हुआ है।
मतलब दक्षिण में ये इस तरीके से उठा है और उत्तर की तरफ ये क्या है, झुका हुआ है। ठीक है ना, बुंदेलखंड का जो पठार है और ये पूरा कंप्लीट पठार, इसलिए यहां से निकलने वाली कोई भी नदी होगी ऊपर की तरफ ऐसे प्रवाहित होगी। क्यों ऐसा प्रवाहित होगी? क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई है, ऊंचाई होने का कारण क्या है, दक्षिण में विंध्य पर्वत है, और जब विंध्य पर्वत होगा, ये सपोज करो विंध्य पर्वत है, तो सिंपल सी बात है ये ऊंचाई होगी और इस तरफ ढलान होगा। तो दक्षिण के, उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठार की अगर हम बात करें कि इसका ढलान किस तरफ है, तो दक्षिण में ये उठा हुआ है और उत्तर की तरफ ये क्या है, झुका हुआ है। यही कारण है कि यहां से प्रवाहित होने वाली नदी, चाहे फिर केन हो, चाहे सोन हो, चाहे बेतवा हो, जितनी भी नदियां होंगी वो दक्षिण से निकलेंगी और उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर के आपका यमुना में मिल जाएंगी। कोई यमुना में मिलेगी तो कोई जाके गंगा में मिलेगी। ठीक है ना, तो ये बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि इस पठारी क्षेत्र का जो ढलान है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अच्छा, इस पठारी क्षेत्र को मुख्यतः दो उप पठारों में विभाजित किया गया है। आपने देखा होगा एक कंप्लीट दक्षिण का पठारी क्षेत्र है और इस कंप्लीट दक्षिण के पठारी क्षेत्र को हमने बुंदेलखंड का पठार, और उसके बुंदेलखंड पठार के दक्षिण और पूर्व में एक छोटा सा पठार स्थित है जिसको हम बघेलखंड का पठार कहते हैं। और बघेलखंड के पठार में मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का क्षेत्र तथा मिर्जापुर की एक छोटी सी तहसील शामिल है। बाकी ये ज्यादातर पार्ट इसका मध्य प्रदेश में आता है। जबकि उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड की पठार की जाए तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में स्थित है। ठीक है ना, इसमें ज्यादातर जिले आपके मध्य प्रदेश के आते हैं, लेकिन केवल 7 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। उन सभी जिलों की बात बताऊंगा। और एक चीज यहां पर ये देख लीजिए कि देखो पठारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में यही है, और इसीलिए जितने भी खनिज संसाधन आपको दिखाई देंगे, जो भी खनिज संसाधन दिखाई देगा वो सब इसी क्षेत्र में दिखाई देगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि सोना उत्तर प्रदेश में कहां पैदा होता है, आपसे पूछा जाए यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहां से पैदा होता है, ये जितनी भी चीजें, अगर कोई खनिज पदार्थ उत्तर प्रदेश में पैदा होगा, कभी आपको इस तरफ का लोकेशन नहीं आएगा दिमाग में, क्योंकि इस तरफ कोई बेसिकली संसाधन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये मैदान है ऊपर की तरफ। पठारी क्षेत्र में ही तो चट्टानें पाई जाएंगी, और जहां चट्टानें पाई जाएंगी वहीं से तो संसाधन का उत्खनन किया जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि सोना ललितपुर में हो रहा है, यूरेनियम ललितपुर में हो रहा है, हीरा बांदा में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ होता है, बांदा में होता है। बाकी पूरे देश में हीरा सबसे ज्यादा पन्ना में होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि पठारी क्षेत्र में ही सारे संसाधन का खनन होगा, वहीं से सारी चीजें निकाले आएंगी। तो अगर आप ये समझ लोगे ना, तो आगे जब आएगा टॉपिक संसाधन वाला तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके समझने के लिए। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक बुंदेलखंड का पठार और दूसरा क्या है, बघेलखंड का पठार। ठीक है ना। अच्छा, इस पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ जो नदियां हैं, एक तो चंबल नदी इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, एक बेतवा नदी है जो इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, केन नदी भी बच्चा इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, केन नदी तो हमारे भैया गांव से निकल जाती है, सोन नदी भी इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और टोंस नदी भी इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। टोंस को पहले तमसा नदी के नाम से जाना जाता था और केन नदी को पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी नदियां इस बुंदेलखंड के और बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में ही प्रवाहित होते हुए आपको दिखाई देंगी। हम उन नदियों की भी अभी चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे देखते हैं बुंदेलखंड के पठार की हम चर्चा करेंगे, उसके बाद बघेलखंड के पठार की चर्चा करेंगे, और इस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना की बात हो चुकी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा है, ये क्या है, बुंदेलखंड का पठार। ये क्या बच्चा लिखा है, बुंदेलखंड का पठार। देखो ये चित्र आपके सामने, ये जो चित्र आपके सामने है, ये कंप्लीट बुंदेलखंड का पठार है। ये कंप्लीट क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। इसको हम इधर कर दें, जगह जहां हो। ओके, तुम नीचे चले जाओ भैया, चला गया। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको ये चलेगा। ये कंप्लीट बुंदेलखंड का पठार क्षेत्र है, और इसको मैंने कंपेयर कराया है यहां से। देखो ये उत्तर प्रदेश है और ये मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये जो क्षेत्र है आपका जो ये क्षेत्र है, आपका जो ये क्षेत्र है, ये कंप्लीट आपका क्या देखो है, ये आपका है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड पठार के इधर दक्षिण पूर्व में ही स्थित है कौन, बघेलखंड का पठार, जिसमें थोड़ा सा इलाहाबाद और मिर्जापुर की मेजा तहसील, ये क्षेत्र इसमें आ जाता है। ठीक है ना, तो ये बुंदेलखंड है। इसको अगर जूम करके देखा जाए तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर इसमें बुंदेलखंड के पठार में देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, तो देखो ये आपका जालौन जिला, देखो जो आपको पीला कलर में है, मैं थोड़ा सा शेडेड कर दूं कि बुंदेलखंड इनमें से कौन सा है। ये इतना पार्ट, इसको रेड कलर से करते हैं, ज्यादा सही रहेगा।
ये जो पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, सॉरी, ये जो आपका पार्ट है, ये जो मैंने आपका पार्ट बना दिया, ये ऊपर वाला पार्ट बुंदेलखंड है, नीचे वाला भी बुंदेलखंड है, बट ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है और ये यूपी के अंतर्गत आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि बुंदेलखंड में यूपी के कौन कौन से जिले आएंगे, तो बड़ा आसान है इनको याद रखना। एक बार ऐसे याद रख लो, एक बार ऐसे, चाहे सिंपल आप ऐसे चल के ऐसे याद रख लो, चाहे नीचे से चल के ऐसे याद रख लो, वैसे ये तरीका सही है। ललितपुर, ललितपुर के बाद जैसे बॉर्डर साझा करेगा झांसी, झांसी से सीधे बॉर्डर किसकी साझा हो रही है, जालौन, और झांसी से सीधे किसकी बॉर्डर साझा हो रही है, महोबा की। फिर इन दोनों से साझा हो रही है सीमा किसकी, हमीरपुर की। तो आपको ललितपुर याद रखना है, ललितपुर की सीमा झांसी से लगती है, ये याद रखना है। पहले याद रखना ललितपुर झांसी का ही पार्ट हुआ करता था, बाद में इसको अलग कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आप ललितपुर याद रखेंगे, ललितपुर के बाद आप झांसी याद रखेंगे, और झांसी की सीमा 3 जिलों से लगती है उत्तर प्रदेश के, जालौन से, हमीरपुर से, महोबा से, ठीक है ना, सीधा सीधा याद रख लेंगे। फिर आप देखेंगे सीधे कि हमीरपुर बांदा से सीमा बना रहा है और बांदा चित्रकूट से सीमा बना रहा है। इस तरीके से ये जो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ये बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से हमीरपुर, जालौन, झांसी, बांदा, महोबा, ललितपुर, ये और चित्रकूट, ये जिले आपके जो हैं क्या हैं, बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड के अंतर्गत नहीं आता। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, वो 7 जिले हैं। वो कौन कौन से जिले हैं, तो ये देख लो, इनकी बाउंड्री भी याद रख लेना, इनकी सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ललितपुर की सीमा किससे लगती है, झांसी से लगती है। झांसी की सीमा कितने जिलों से लगती है, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से। कौन कौन से हैं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, जालौन, हमीरपुर, महोबा। फिर आपका हमीरपुर की सीमा किससे लगती है, बांदा से लगती है। बांदा की सीमा किससे लगती है, चित्रकूट की लगती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ जिले मध्य प्रदेश के भी हैं, जैसे टीकमगढ़ बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, छतरपुर जिला बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, पन्ना जिला बुंदेलखंड के अंदर, यहीं पर हीरा सबसे ज्यादा पैदा होता है, ठीक है ना। दमोह जिला मध्य प्रदेश का है, ये भी बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। सागर जिला मध्य प्रदेश में है, ये भी आपका बुंदेलखंड के अंतर्गत ही आता है, आपको पता होना चाहिए। तो और दतिया जिला, देखो ये झांसी के ऊपर स्थित है, दतिया जिला झांसी के उत्तर दिशा में दतिया है, ठीक है ना। तो दतिया जिला भी आपका किस में आता है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हो गए, दतिया हो गया, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, दमोह हो गया और सागर हो गया। ये सारे जिले आपके किसके अंतर्गत आते हैं, बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7 उत्तर प्रदेश के, टोटल अगर मैं कहूं बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं, तो 13 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 13 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 6 जिले, और कंप्लीट ये बुंदेलखंड कहलाता है, ठीक है ना। तो इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब अगर बुंदेलखंड के पठार की थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बातें की जाएं, तो यह पठार कहां स्थित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। अर्थात कितने राज्यों में स्थित है यह पठार, 2 राज्यों में स्थित है। इसके बाद में अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं इसमें, 7। कौन कौन से, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, महोबा और चित्रकूट, ये जिले हो गए। इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी है बच्चा, देखो ये पठार जो है इस तरफ है, मतलब दक्षिण की तरफ ज्यादा ऊंचा है और उत्तर की तरफ इसमें ढलान पाया जाता है। इस पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई, एवरेज जो ऊंचाई है वो कितनी है, 150 फीट है। अच्छा, इस कंप्लीट पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची जो जगह है, जो सबसे ऊंची जगह है, अर्थात सबसे ऊंची चोटी क्या है इस पठारी क्षेत्र की, वो सिद्ध बाबा है। कौन सी है, सिद्ध बाबा है, ये भी याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि बुंदेलखंड वाले जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, च्वास घास कहते हैं। क्या कहते हैं, च्वास घास कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है कि च्वास नामक जो घास है, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है, तो ये बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इतनी बात मुझे लगता है बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं बघेलखंड के पठार की तरफ, तो थोड़ा सा देख लेते हैं बघेलखंड का पठार कैसा है। तो ये आपके सामने जरा देखिए, ये बुंदेलखंड के पठार को मैंने कोरिलेट किया है। अब मैंने मध्य प्रदेश को यहां पर थोड़ा सा दिखाया है। मध्य प्रदेश में देखो ये आपका बुंदेलखंड है, एक सेकंड ले लिया जाए पहले पेन। बुंदेलखंड के पठार के मैंने बताया था, बुंदेलखंड का पठार ये है, बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व दिशा में,
दक्षिण पूर्व दिशा में कौन स्थित है? बघेलखंड का पठार स्थित है, जो आपका ये सामने दिखाया गया है। ये आपका इस चित्र में आप गौर से देखिएगा, ये जो क्षेत्र है, यहीं पर बीच में थोड़ा सा रीवा पन्ना का पठार स्थित है, और रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में बेसिकली बुंदेलखंड का पठार स्थित, बघेलखंड का पठार स्थित है। बघेलखंड का पठार ज्यादातर पार्ट मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा पार्ट इसका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, चित्र को देख भी लिए होंगे। तो अब अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, तो बच्चा ये देखिए, यह जो बघेलखंड का पठार है, यह मुख्यतः मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, जो बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व दिशा में पड़ता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी दिशा में कहां पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिले शामिल हैं, वो भी बात मैंने बता दी, जैसे अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सीढ़ी, उमरिया, ये सब जिले हैं बघेलखंड पठार के, जो आपका मध्य प्रदेश के जिले हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का केवल सोनभद्र व पूर्वी इलाहाबाद का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत क्या होता है? आता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र वाला क्षेत्र और जो है पूर्वी इलाहाबाद का थोड़ा सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, बाकी इसमें और कुछ नहीं आता। तो उम्मीद है बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये सारे पठार आपको क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा यहीं पर, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्वत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर्वत पठार दोनों शब्द लिख गया है, इसको थोड़ा इरेज कर लीजिएगा आप लोग, याद रखना। ये हम बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के पठारों की बात हो गई। अब हम उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा पर्वतों की बात कर दें। किसकी बात कर दें? पर्वतों की बात कर दें। तो पर्वतों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको गौर से दिख रहा होगा बड़े प्यारे प्यारे अक्षरों में। देखिए, ये जो है उत्तर प्रदेश है, ये तो देश है हमारा। अच्छा, भारत देश में आपने देखा होगा, ये जो पर्वत श्रृंखला मैंने दिखाई है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है। क्या है? विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में मैंने नर्मदा नदी को भी शो कर दिया है, नर्मदा नदी भी है, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे कि विंध्य पर्वत में जबलपुर जहां पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां से एक विंध्य पर्वत की ही एक शाखा है जो उत्तर पूर्व की तरफ चली गई है। इस उत्तर पूर्व की शाखा को कैमूर के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश तक जाती है। उत्तर प्रदेश तक क्या, बेसिकली बिहार तक जाती है, बिहार के रोहतासगढ़ तक जाती है ये श्रृंखला, ठीक है ना। जो सोनभद्र से होकर मिर्जापुर से होकर सोनभद्र के ऊपर मिर्जापुर से होकर निकल गई है, ठीक है ना। और इसी की एक छोटी सी शाखा है भारनेर की पहाड़ियां, जो मतलब कैमूर की छोटी छोटी शाखाएं, भारनेर हो गया, सोनापार हो गया, ये सब कैमूर श्रृंखला की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। और कैमूर श्रृंखला अपने आप में किसकी पार्ट है? विंध्य पर्वत का पार्ट है, ठीक है ना। अब विंध्य पर्वत तो आप देख ही रहे होंगे, ठीक। ये देखो, ये आपका विंध्य पर्वत है। फिर ये आपका जबलपुर पड़ता है, जबलपुर में एक जगह पड़ती है कटंगी। क्या जगह पड़ती है बच्चा? कटंगी जगह पड़ती है। और इसी कटंगी जगह से विंध्य पर्वत की एक शाखा थोड़ा सा दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, और एक शाखा इसके उत्तर पूर्व दिशा में ऐसे चली जाती है। कहां तक जाती है? बिहार के रोहतासगढ़ तक जाती है। उत्तर प्रदेश में कहां से निकल गई है? मिर्जापुर वाले क्षेत्र से निकल गई है। और देखना, यहीं पर पहाड़ के ऊपर मिर्जापुर में ही एक मंदिर बना दिया गया है, जिसे विंध्यवासिनी का मंदिर कहते हैं, जो वर्तमान में कहां स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है, जो किस श्रृंखला में है? आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। इतनी बात समझ में मुझे लगता है आपको आ गई होगी। अब अगर मैं उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में और थोड़ी सी चर्चा करूं, तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में भी पहाड़ है और दक्षिण में भी पहाड़ है। उत्तर में जो उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र है, उसे शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमालय का पार्ट है। तथा दक्षिण में कैमूर पर्वत श्रृंखला स्थित है। अर्थात जो उत्तर प्रदेश में अगर मैं पर्वतों की बात करूं, तो मुख्य रूप से दो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इसके उत्तर में एक जगह आपका जो कौन सी स्थित है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला स्थित है। तथा इसके दक्षिण में कौन है? आपका विंध्य पर्वत की कैमूर पर्वत श्रृंखला स्थित है। अब इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उनकी बात कर लें। देखो, भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में शिवालिक पर्वत तथा दक्षिण में कैमूर पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। कैमूर पर्वत वास्तव में विंध्य पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। यहां मुख्य रूप से बलुआ पत्थर की प्रधानता पाई जाती है, और इसीलिए आप देखेंगे कि मिर्जापुर वाले क्षेत्र से बलुआ पत्थर निकाला जा रहा है, सोनभद्र वाले क्षेत्र से, मिर्जापुर वाले क्षेत्र से, ठीक है ना। क्योंकि विंध्य पर्वत अपने आप में बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है ना। तो कैमूर पर्वत भी किससे निर्मित होगा? बलुआ पत्थर से निर्मित होगा। तो जहां जहां से ये पर्वत श्रृंखला निकल जाएगी, उस हर जगह पर हमें क्या मिलेगा? बलुआ पत्थर मिलेगा, ठीक है ना। इन पहाड़ियों पर विंध्यवासिनी मंदिर स्थित है। किन पहाड़ियों पर? आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला पर। कहां पर? मिर्जापुर में। कहां पर बेटा स्थित है? ये मिर्जापुर में स्थित है। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, कैमूर पर्वत जबलपुर के कटंगी, वही जो मैंने बताई, जबलपुर के कटंगी नामक स्थान से उत्तर की तरफ
चला जाता है, उत्तर पूर्व की तरफ चला जाता है। तो आज के वीडियो में हमने बेसिकली उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना की बात की, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के पर्वत पठारों की बात की। जो पठार थे, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। इसके अलावा दक्षिण के पठारी क्षेत्र की जो विशेषताएं हो गई, तथा गंगा यमुना के दोआब की विशेषताएं, ठीक ना। और इसके उप विभाग जो गंगा यमुना के मैदान के जो उप छोटे छोटे विभाग हैं, गंगा यमुना का दोआब, गंगा गोमती का, इनकी बात कर दी। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना में मैंने इसकी बात कर दी। इसके अलावा ये आपको भौतिक संरचना, तराई, गंगा यमुना का पठार, दक्षिण का पठार इत्यादि सभी चीजों की आज के वीडियो में हमने चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की नदियों को लेके आएंगे, एक एक नदी का बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, क्लास का आनंद लीजिए और अपनी पढ़ाई को धार दीजिए। जय हिंद।